आज का टॉपिक है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। रियल नंबर के अंतर्गत द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, लेमा, एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एचसीएफ, एलसीएम, इरेशनलिटी, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर और एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स एंड एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स के बीच जो रिलेशन है इसको एस्टेब्लिश करेंगे और इसके अंतर्गत जो भी टर्म आएगा उसका बारीकी से हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? अब यहां रियल नंबर के अंतर्गत जो हम लोग स्टडी करते हैं इसमें इस सब पॉइंट को जितने ये दीज पॉइंट्स जो है इसको हम क्लियर करेंगे। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सबसे पहला है, तो ये इसका कहना है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसका हिंदी है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन यूनिक वे। ये हुआ कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है, एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन यूनिक वे। अब यहां देखते हैं इसका, ये जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का, तो सबसे द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में, देखिए प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय प्राइम नंबर्स, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 इज प्राइम नंबर एंड 2 इज प्राइम नंबर, बट 4 इज कंपोजिट नंबर। इस कंपोजिट नंबर को, दिस कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन यूनिक वे। इस ऑर्डर को हम इग्नोर कर देते हैं कि पहले इसको लिखेंगे कि उसको बाद में लिखें, तो 2 2 जा 4 हो गया। और आगे देखते हैं 6 है, ये भी तो कंपोजिट नंबर है, तो इसको जब हम आगे देखेंगे 6 को, तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये हियर 2 इज प्राइम नंबर एंड 3 इज प्राइम नंबर, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 और यहां कंपोजिट नंबर है, उसको हम प्राइम नंबर से गुणनखंड के रूप में हम एक्सप्रेस कर दिए हैं। अब अगला लेते हैं 8 लिए, देखते हैं उसका, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, 9 लिए, 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, 10 लिए, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, 12 लिए, तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। इसी प्रकार से आगे, तो वही है, ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को दिया। उन्होंने कहा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन यूनिक वे। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, गुणनफलों के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। जैसे देखिए कर दिए हैं। अब यही है इसका ऑब्जेक्टिव। अगर पूछेगा कि किसने दिया था, तो ये सीएफ गॉस ने ये थ्योरम दिया था, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को दिया था। अब है लेमा। लेमा क्या होता है? ए प्रूवन स्टेटमेंट। अब लेमा पर आते हैं। ए प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। एक प्रूव्ड किया गया स्टेटमेंट जो स्वयं प्रूव है, पहले से प्रूव्ड है, और उसके माध्यम से हम दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर्मूला होता है, सूत्र है मैथमेटिक्स में, फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से दूसरा को निकालते हैं। फॉर्मूला लगा देते हैं तो सवाल बन जाता है, उसका जो अननोन क्वांटिटी होता है वो निकल जाता है। इसका मतलब वो जो फॉर्मूला होता है ना, वो एक लेमा है, सूत्र जो है वो एक लेमा है, वो प्रूवन स्टेटमेंट है। उसकी सहायता से हम दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। क्लियर है ना? यही लेमा है। तो यूक्लिड साहब ने जो लेमा दिया, कौन चीज के लिए दिया? तो डिवीजन वाला लेमा दिया, भाग विधि वाला, भागा देने वाला, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस लेमा, ये जो
अपना एक फॉर्मूला दिए, ये डिवीजन वाला में डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b, यानी कि रिमाइंडर जो है हमेशा भाजक से यानी कि डिवाइजर से हमेशा कम होगा, और कम होगा या तो जीरो होगा, जीरो से तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, और डिविजर से छोटा होगा। अगर डिविजर के बराबर होगा तो भाग लग जाएगा, फिर 1 टाइम्स लग जाएगा, या उससे बड़ा होगा तो और उससे फिर भाग लग जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन होता है। चलिए अब चलते हैं, ये लेमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम b से अगर हम डिवाइड कर दिए a को, ये a है, सपोज a है, कोई नंबर है, इंटीजर्स है, अगर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट आएगा। इसका मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट जो होगा BQ इसमें से घट जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा। इसमें तो वेरिएबल लिए मान रहे, इस तरह से होता है, तो रिमाइंडर ये आता है। तो ये तो डिविजर है, क्या है ये डिविजर है, और ये डिविडेंड है, ये क्या है डिविडेंड है, और ये क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है। अब देखिए, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू ये डिविजर इंटू क्वोशिएंट होता है, डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। कोई दिक्कत? तो डिविडेंड क्या है, ए है, इक्वल टू डिविजर क्या है, डिविजर बी है, और क्वोशिएंट क्या है क्यू है, अब प्लस रिमाइंडर आर है। तो इंप्लाई जिसको लिखेंगे ना ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर यहाँ कंडीशन लगाएंगे 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b, ये तो कंडीशन तो होगा ही। यही जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, यानी कि ये रिमाइंडर जो हमेशा इससे कम होगा, क्योंकि इसके बराबर यदि होगा तो फिर ना भाग दे देंगे, या इससे यदि ये बड़ा होगा तो फिर भाग लगा देंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब तक ये कम ना हो जाए इससे, तो कितना कम हो जाए, 0 या 0 से अधिक कम नहीं हो सकता, माइनस में नहीं जाएगा, ये 0 ही हो सकता है, या 0 से अधिक होगा, तो अधिक होगा कितना होगा, इससे अधिक नहीं, इससे कम होगा, 0 से अधिक हो सकता है, या 0 बराबर मतलब 0 के बराबर हो सकता है। तो यही है कंडीशन है। ये चला, ये हो गया लेमा का, क्लियर हो गया। अब चलते हैं, ये एल्गोरिथम क्या होता है। चलिए, एल्गोरिथम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एल्गोरिथम को समझना, क्योंकि हम यहां पर अभी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। तो एल्गोरिथम जो है, इसे पहले समझ लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो होता है, और किसी कठिन समस्या को मतलब स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो किया जाता है वही एल्गोरिथम होता है। अभी तक नहीं समझे, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी वर्क जो होता है उसका एक स्टेप है, जैसे हमें रूम में जाना है, रूम लॉक है तो रूम जाना है तो उसका एक स्टेप है। ऐसा नहीं है कि पहले रूम घुस जाएंगे तब उसका ताला खोलेंगे, नहीं, उसका स्टेप है। अगर लॉक है रूम, चाबी ताला में घुसाएंगे, खोलेंगे, फिर पुश करेंगे गेट को, गेट खुलेगा, फिर अंदर जाएंगे। ऐसा है क्या कि पहले रूम घुस जाएंगे तभी ताला खोलेंगे? ऐसा नहीं है, स्टेप है। पहला स्टेप क्या, उसका ताला खोलना, दूसरा स्टेप है गेट को खोलना, तीसरा स्टेप में आप घुसे। ऐसा नहीं कि पहले तीसरा स्टेप ही परफॉर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है यही एल्गोरिथम कहलाता है। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सब में एल्गोरिथम चलता है, बगैर एल्गोरिथम का नहीं है। कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मर ही लेगा तब जन्मेगा, या ऐसे कहें कि पहले बूढ़ा हो लेगा तब जवान होगा तब बच्चा होगा, ये नहीं है। उसका एक एल्गोरिथम पर चल रहा है, प्रकृति का एक एल्गोरिथम है। क्या है एल्गोरिथम? कि बच्चा पैदा हुआ, वो धीरे से मतलब कुछ दिन के बाद फिर बड़ा हुआ, उसके बाद भी बड़ा हुआ, फिर यंग हुआ, फिर ओल्ड हुआ, मतलब इसका स्टेप है। बूढ़ा तक होने के लिए एक स्टेप है। ये सारे स्टेप एक एल्गोरिथम पर काम करता है। अब कंप्यूटर है, नॉन लिविंग थिंग्स है, कंप्यूटर है, नॉन लिविंग थिंग्स है।
अब कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे समझ जाता है कि हमको कह रहा है फोटो ही निकालने के लिए, फोटो निकाल के दिखाने के लिए, वीडियो चलाने के लिए, स्टोर करने के लिए, डिलीट कर देने के लिए, रिकवर करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए, वह कैसे समझता है? तो कहेंगे आप कि हम करते हैं। आप करते हैं तो आप ही की इशारा वह कैसे समझ जाता है? आपका इंफॉर्मेशन, आपकी सूचना, आपके डाटा को वह कैसे समझ जाता है? क्योंकि वह एल्गोरिथम पर काम करता है, वह एल्गोरिथम बेस है। ठीक है, कि उसको क्या करना है, कौन बटन को दबाएंगे तो वो क्या करेगा, किस चीज को दबाने से वो क्या करेगा, ये उसमें एल्गोरिथम सेट है। जैसे आप रोबोट काम कर रहा है, किसी होटल में काम करता है, कहीं काम करता है, तो उसका एक एल्गोरिथम पर आधारित है। उसको अब क्या करना, ऐसा है तो क्या करना चाहिए, उसमें सेटिंग है, अपना दिमाग नहीं है, स्टेप बाय स्टेप है। अब समझते हैं एक चीज और, अगर एक रास्ता है, हम अपने घर से दिल्ली तक पहुंचते हैं, तो हो सकता है घर से आकर के रोड तक हम पैदल चले, हो सकता है वहां से कुछ देर हमको ऑटो मिल गया, ऑटो से गए, हो सकता है रास्ता कहीं ऑटो, उसके बाद बस मिली, बस से गए, फिर ट्रेन से गए, उसके बाद हो सकता है हम फ्लाइट से गए और यहां पर हम दिल्ली पहुंच गए। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने के लिए देखिए कितना स्टेप गुजरना पड़ा है। यह स्टेप अलग स्टेप है, इसका प्रोसेस अलग था, इसका प्रोसेस अलग था। चूंकि यहाँ पर पैदल चले थे तो यहाँ पर ऑटो से चले थे, तो यहाँ पर बस से चले, तो यहाँ ट्रेन से चले, वहाँ फ्लाइट से चले, सबका एक अलग प्रोसेस है। तो अब जो यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस है, यह एक प्रूवन स्टेटमेंट, मीन्स इसको लेमा कहते हैं मैथमेटिक्स में समझने के लिए, ऐसे तब ये क्लियर होगा। ये एक तरह का लेमा हो गया, फिर यहाँ तक एक लेमा हो गया, यहाँ एक लेमा हो गया, यहाँ एक लेमा हो गया, एक लेमा हो गया, यहाँ लेमा है, लेमा है, लेमा है, लेमा है, लेमा, लेमा क्या एक फॉर्मूला, यहाँ का एक अलग अपना स्टेप है, यहाँ स्टेप है, स्टेप है। अगर सारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मेरा वर्क हुआ है, यहाँ से यहाँ तक के जो स्टेप है टोटल, ये एल्गोरिथम है। यहाँ से यहाँ तक को इसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब एल्गोरिथम को समझ गए कि एल्गोरिथम क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम एल्गोरिथम कहते हैं। और कठिन समस्या थी, क्योंकि दिल्ली जाना कठिन समस्या थी, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, और यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए जो हमको स्टेप से गुजरना पड़ा, उस सारे स्टेप को हम क्या कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। अब चलते हैं इस बात पर कि यूक्लिड साहब ने एचसीएफ फाइंड करने के लिए, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूक्लिड साहब ने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिए। जिस प्रोसीजर में लेमा का यूज होता है, वह लेमा भी यूक्लिड साहब का ही दिया हुआ है। इसीलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और अक्सर हम लोग कहते हैं एक ही है, लेकिन एक है नहीं, बहुत डिफरेंस है दोनों में। लेकिन यहाँ पर इसीलिए एक कह देते हैं, चूंकि वही बार बार यूज होता है इसीलिए कह देते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेमा जो है सिर्फ वो डिवीजन पर आधारित है, ये यूक्लिड साहब का जो लेमा है, यूक्लिड साहब का जो डिवीजन है, लेकिन ये एल्गोरिथम जो है वो एचसीएफ फाइंड करने के लिए। और हाँ, एक चीज याद रखना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम एलसीएम नहीं निकाल सकते, सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज होता है। क्लियर है? अब चलते हैं कि यूक्लिड साहब, इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है तो क्या और भी एल्गोरिथम है? हाँ, दुनिया में ढेर सारा एल्गोरिथम है, हम अभी पढ़ा रहे हैं, इसका भी एल्गोरिथम ऐसा है कि पहले लास्ट का बता देते तो फिर उसका बताते, स्टेप बाय स्टेप, पहला ये था, पहला उसके बाद ये था, उसके बाद ये था, एक एल्गोरिथम है। लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसका मतलब है कि यूक्लिड्स मतलब मैथमेटिशियन जो है, यूक्लिड का डिवीजन मतलब भाग विधि वाला एल्गोरिथम, मतलब भाग द्वारा जो विधि जो दिए हैं यूक्लिड साहब ने, वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एचसीएफ फाइंड करने के लिए, इसमें कोई डॉट नहीं है। अब समझ गए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। समझ में आई बात? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। ये हो गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और यही जब बार बार यूज हो रहा है, या और दूसरा लेमा भी यूज अगर हो रहा है इसमें, और उसका जो सॉल्व हो गया, पूरे स्टेप को, सारे स्टेप को लेंगे तो वो हो जाएगा एल्गोरिथम। अब तो यूक्लिड्स डिवीजन जो है यही सिर्फ यूज होता है, हमेशा यही यूज होता है। एचसीएफ फाइंड करेंगे क्या होता है, अगर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर हम फाइंड कर रहे थे एचसीएफ, ठीक है, अगर ये 0 नहीं हुआ, इफ r अनइक्वल टू 0, अगर ये 0 नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, तब देन यूज करेंगे, फिर r से डिवाइड करेंगे, किसमें, b में, जब तक कि 0 ना हो जाए। अगर कुछ लेंगे, s ले लिए,
यहाँ पर आर एस अगर कट करके मान लेते हैं यहाँ पर एम आ गया, अगर एम इक्वल टू 0 हो गया तो यही हो जाएगा एस सी एफ। अगर ये एस सी एफ हो गया तो यहाँ तो डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू कोसेट प्लस रिमाइंडर, हमेशा तो वही यूज हो रहा है, हमेशा लेमे का यूज हो रहा है और यही लेमा का यूज हो रहा है। इसीलिए अक्सर कह देते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक चीज है, लेकिन दोनों एक चीज नहीं है। चलिए अब चलते हैं एस एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। अब ये क्या होता है जरा इसको देख लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एस एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। चलिए आगे इसको देखते हैं। ये देखिए यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं 6 का, क्लियर है 6 का लिए। अब यहां पर एक और बात है कि फैक्टराइजेशन दो तरह से फैक्टर होगा, एक प्राइम फैक्टराइजेशन एक सिर्फ फैक्टर्स होता है, जैसे अगर हम 6 का फैक्टर कहेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा फैक्टर। अगर प्राइम फैक्टर कहेंगे तो सिर्फ 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा। समझे कि नहीं समझे? इसका अगर यहाँ पर प्राइम फैक्टर की बात हो रही है, किसकी? प्राइम फैक्टर। किसकी? प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। सिर्फ गुणनखंड कहेंगे तब अलग हो जाएगा उसका, यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 6 लिए हैं तो 6 का हो जाएगा 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम 6 लिए हैं तो ये हो जाएगा 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। 8 लिए, दूसरी नंबर ये लिए हैं तो ये हो जाएगा 2 क्यूब हो जाएगा। चलिए वही हो जाएगा 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 2 2 जा 4 2 जा 8। क्लियर है? अगर एस सी एफ कहते हैं किसका? एस सी एफ ऑफ 6 एंड 8 का, तब क्या हो जाता है? तब क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ये दोनों में जो दोनों में हो, ठीक है, तो दोनों में कौन है? ये 2 है दोनों में है, ये 3 तो दोनों में नहीं है, इसमें तो नहीं है, तो दोनों में हो और स्मॉलेस्ट पावर जो होगा, तो यहाँ पर 2 पावर 1 है, यहाँ 2 पावर 3 है, तो स्मॉलेस्ट कौन होगा? 2 पावर 1, तो यही 2 हो जाएगा इसका एलसीएम। स्मॉलेस्ट पावर वाला होगा, स्मॉलेस्ट पावर वाला होगा। क्लियर है ना? अगर एलसीएम कहेंगे इसी में, तब देखिए एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 का, तब क्या है? यहाँ पर एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ ग्रेटेस्ट पावर है ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ प्राइम फैक्टर लेंगे, दूसरा नहीं। यहाँ पर यहाँ जबकि इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट है कॉमन मल्टीपुल, वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ मल्टीपुल है तो कहिएगा ये कैसे हो गया? इसका फुल फॉर्म अलग है। हाँ वो अलग, वो भी मेथड है, हम 3 मेथड से इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं इसका ये जिक्र यहाँ है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो अब देखते हैं ईच प्राइम फैक्टर में ग्रेटेस्ट पावर, वहाँ लोवेस्ट पावर था 1, तो ग्रेटेस्ट पावर है यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 3। तब कहता है फिर इसमें और भी कुछ है, इन्वॉल्व्ड इन दी नंबर्स, और जो उसमें इन्वॉल्व्ड है, ये तो 3 है ना, ये भी ले लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, यही लिख देते हैं आगे में, यही तो हो गया, आंसर हो गया। तब कहता है कि फिर रिलेशन क्या है दोनों में? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम है कितना? इतना, और एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ वो क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर इसको मानेंगे, सेकंड नंबर इसको मानेंगे, तो 6 इंटू 8 हो जाएगा। देखते हैं क्या बराबर आता है? ये कैसे हो गया? बराबर हो गया। इसका मतलब दोनों में रिलेशन है कि एचसीएफ और एलसीएम अगर सेम नंबर का, मतलब जो 2 नंबर लेंगे उसका एलसीएम एचसीएफ जितना होगा उतना ही वो दोनों नंबर को गुना करने पर होगा, तो वही देखिए हो गया। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इतना हो गया। और यहाँ पर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए तो सेम ही हो गया दोनों। ठीक है, अब एक बात और कहने के लिए है कि एलसीएम ही बड़ा लग रहा है और एचसीएफ ही छोटा है, ये बात नहीं है। हो चुका फैक्टर में, ये फैक्टर में सबसे बड़ा है, कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा है, ये मल्टीपुल में सबसे छोटा है, इसलिए एलसीएम ये छोटा है, ये मल्टीपुल में सबसे छोटा है। ये दोनों को कंपेयर करो, दोनों अलग अलग चीज है।
ये एचसीएफ जो होता है वो फैक्टर का सबसे बड़ा है, एलसीएम जो होता है वो मल्टीपुल का सबसे छोटा है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये दूसरे का है, ये छोटा किसका, मल्टीपुल का, ये बड़ा है तो किसका, फैक्टर का। लेकिन हम लोग कंपेयर कभी करते हैं, एलसीएम इतना बड़ा, एचसीएफ इतना, तो हाईएस्ट तो ये हाईएस्ट इसको ना होना चाहिए, इसका नाम कैसे हाईएस्ट पड़ गया, इसीलिए पड़ गया क्योंकि वो फैक्टर का बड़ा है, ये मल्टीपुल का लोवेस्ट है। क्लियर है। चलिए √3, √2, √3, √5 डॉट 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 इरेशनल नंबर। हाँ, इस टाइप का जो है सब वो इरेशनल नंबर है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, अब यहाँ पर है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। जो परिमेय संख्या का रेशनल नंबर का जो एक्सपेंशन होता है, मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार होता है, वह या तो टर्मिनेट्स होता है, शांत दशमलव होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग होता है। व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। अब एक बात यहां है, लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is positive integer। हाँ, ये p बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहता है क्या है कि यदि p, ये यहां देखिए, p यदि a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही p इस a को भी डिवाइड करता है। अब देखते हैं, जैसे अगर 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। अगर 3 36 को डिवाइड करे तो यही 3 इस 6 को डिवाइड करेगी। यही कह रहा है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a। एक थ्योरम है, एक थ्योरम है, बस यही है। अब यहां है, लेट x इक्वल टू p बाय q बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m, 5 to the power n, or 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integer, the decimal expansion of x is terminates। ये क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर आधारित जो है सो क्वेश्चन आता है, या फिर जानना भी चाहिए, नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। देखते हैं इसको, क्या इसकी जरूरत क्या है। इसकी ज़रूरत है कि कैसे हम जाने कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग होगा। यदि x इक्वल टू, ये x है, x इक्वल टू p बाई क्यू है, तो p बाई क्यू है वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, यानी कि रेशनल नंबर डायरेक्ट कहें इसको। यदि इसको फैक्टराइज करें, किसको, q को फैक्टराइज करें, तो प्राइम फैक्टराइज करें, यदि 2 to the power m आ जाए तो टर्मिनेट्स होगा, ये थ्योरम है। या इसी का फैक्टराइज 5 to the power n के रूप में आ जाए तो भी टर्मिनेट्स होगा। डेसिमल एक्सपेंशन भाग जो देंगे ना तो टर्मिनेट्स होगा। यदि ये नहीं तो 2 to the power m into 5 to the power n आ जाए तो भी टर्मिनेट होगा। जैसे देखिए, अगर 1 लिए तो 1/2 अगर है तो डेसिमल अगर 2 से अगर डिवाइड करेंगे 1 को तो हमेशा ये टर्मिनेट होगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यदि 1/5 आ जाए तो भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका जो है टर्मिनेट्स हो जाएगा। यदि दोनों का मल्टीपुल में ही क्यों ना हो, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10, अगर यही क्यों ना हो मल्टीपुल में तो भी डिवाइड हो जाएगा। चाहे यहाँ पर 1 की जगह कितना हो, 10, 50, 100, 1000 जो भी होगा 1 की जगह पर, उससे कोई मतलब नहीं है। ये नीचे का जो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका ना, इसका जो क्यू का है, क्यू का, ये अगर ऐसा होगा तो वो टर्मिनेट्स हो जाएगा। इस बीच में अगर कोई आगे अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त अगर 3 ये 3 सब आ गया तो बिल्कुल कभी नहीं कटेगा। यहीं में देख लीजिए ना, अगर 3 कर दीजिए गुना, तो अगर यहाँ पर 1/30 है तो ये कभी नहीं कटेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो जाएगा। यानी कि पॉइंट के बाद जो है 3 3 3 3 3 3 3 3 3 जीवन भर आते रहेगा, भाग देते रहिए, वो आते रहेगा, वो कभी नहीं कटेगा। यही है, ये कहना है ये इसका थ्योरम का। क्लियर है। अगर इससे हम पता लगा लेते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का जो भाग देने पर उसका क्या होगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा, ये हम जान लेते हैं इस थ्योरम से। क्योंकि इसका फैक्टराइज कर देते हैं नीचे वाला का, डिनोमिनेटर का।
डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करके इसको डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, तो डिनोमिनेटर से पता कर लेते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा, पता चल जाता है इससे। अगर ऐसा है तो या तो 2 का उसका फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 हो, मतलब 2 पावर जो भी हो, या 5 पावर जो भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो जो भी हो तो कट जाएगा, या दोनों रो हो तो कट जाएगा। अगर उसके अतिरिक्त कोई और 3 है, 7 है, कुछ और आ गया, 11 है, तो वह नहीं कटेगा, कुछ न, वो जो है ना फिर एक आवर्त हो जाएगा, रैकरिंग हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब रिलेशन क्या है दोनों में, कहता है एलसीएम ऑफ पी क्यू एंड आर, 3 नंबर का जब एलसीएम निकालते हैं तो पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एचसीएफ ऑफ पी क्यू एंड आर बाय एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इंटू एचसीएफ ऑफ क्यू आर इंटू एचसीएफ ऑफ पी एंड आर। क्योंकि ये वाला जो है एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला रिलेशन इसमें नहीं है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 3 नंबर पी क्यू इंटू आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसीलिए तो अलग लिखे हैं इसको कि एचसीएफ इक्वल टू पी एंड एचसीएफ ऑफ पी क्यू एंड आर इक्वल टू होता है P इंटू क्यू इंटू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू एंड आर बाय एलसीएम ऑफ पी क्यू इंटू एलसीएम ऑफ क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी आर। मतलब अगर एचसीएफ यहाँ लिखा हुआ रहेगा तो इस सब में एलसीएम का ही लगा हुआ रहेगा, पी क्यू आर इसको मल्टीप्लाई कर देना है बाद बाकी। ठीक है, ये एलसीएम वाला तो सब में एचसीएफ लगा हुआ है यहाँ से नीचे तक में। क्लियर है, और जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा इसी कैटेगरी का आएगा।